हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीप्रो क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले डेमोग्राफिक कंडीशन। ये हम चैप्टर कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं जिसमें हम डेमोग्राफिक कंडीशन वगैरह देखेंगे। तो सबसे पहले डेमोग्राफिक कंडीशन होती क्या है, यानी कि वेरियस एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जो हमारी जनसंख्या है उसके वेरियस एस्पेक्ट, यानी कि कितने लोग हमारी जो इंडिया है उसमें जन्म ले रहे हैं, कितने लोग मर जा रहे हैं, कितने लोग मतलब इलिटरेट है और कितने लिटरेट है। तो हायर बर्थ रेट, यानी कि जब हम इंडिपेंडेंस हुए थे तो हमारी जो बर्थ रेट थी वो भी बहुत ज़्यादा थी हाई, और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा हाई थी। बिफोर 1921 बोथ आर वेरी हाई, दोनों ही बहुत ज़्यादा हाई थी, यानी कि 48 और 40 के अराउंड जो एक इंसान है वो जन्म भी ले लेता था, मतलब कि वो मर जाता था बहुत जल्दी। 48 की एज में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी वो डाई हो जाती थी। इसका रीज़न था कि हमारी हेल्थ कंडीशन वगैरह इतनी अच्छी नहीं थी, हॉस्पिटल वगैरह इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए जो इंडिया की इकोनॉमी है उसमें लोग जो है वो सिर्फ 48 या 40 के अराउंड तक ही जीते थे। ईयर 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, यानी कि इसको हम ग्रेट डिवाइड का ईयर माना जाता है। फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज, यानी कि ग्रेट डिवाइड का हमारा ये फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज था। लो लिटरेसी रेट, यानी कि जो साक्षरता दर, यानी कि जो यहाँ पर लोग थे वो इतने लिटरेट नहीं थे, यानी कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो अनएजुकेटेड थी, और अनएजुकेटेड पीपल जो है इंडिया को डेवलप नहीं कर सकते थे। इसीलिए एक कारण था कि इंडियन इकोनॉमी इतनी बेटर नहीं थी। लेस देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ एजुकेटेड। सिर्फ इसमें ये बात की है कि वो इंसान अपना नाम लिखना और साइन करना जानते हो, पढ़ना अपना नाम और लिखना। फीमेल जो लिटरेसी थी वो अराउंड 7% थी, यानी कि 60% पॉपुलेशन आर लिटरेट और 7% अगर ऑल ओवर देखा जाए तो वो सिर्फ फीमेल थी। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब कि जो जन्म लेते थे शिशु, यानी कि छोटे बच्चे जो होते थे वो जन्म लेते थे, वो कितनी जल्दी मतलब कि वो मर जाते थे। तो इसका जो रेट था 218 पर 1000 बच्चे में से 2018 मतलब 218 बच्चे जो होते थे वो जन्म लेते के साथ ही मर जाते थे। इसका जो रीज़न था वो पुअर हेल्थ फैसिलिटी हो सकती है। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 ईयर्स, हाउ मैनी ईयर्स अ नॉर्मल पीपल ली, यानी कि जो एक्सपेक्टेंसी थी उनकी लाइफ की वो भी बहुत ज़्यादा कम थी। हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा गरीबी हो गई थी इंडिया में, ये भी इसका कारण रहा था। फिर आता है हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है कि कोई पर्सन जो है वो कौन से वर्क में इंगेज्ड है, यानी कि कौन सा काम वो करता है। पर्सन वेयर दे वर्क, यानी कि कहाँ वो काम करते हैं। प्री डिटर्मिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन किस में इंगेज थी, एग्रीकल्चर में इंगेज थी। 85% इंगेज थी एग्रीकल्चर में। अनबैलेंस्ड ग्रोथ, भले वो एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी है, पर फिर भी जो ग्रोथ रेट था ना वो बहुत ज़्यादा अनबैलेंस थी। ये तो हमारी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि हमारी जो रोड और क्या बोलते हैं जो इकोनॉमी है वो देखने में कैसी थी, वहाँ पर डेवलपमेंट था या नहीं था। इट रेफर टू द बेसिक फिजिकल ऑर्गेनाइजेशनल फॉर द ऑपरेशन ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि जो ढांचा होता है इकोनॉमी का वो कैसा था। तो ये इसे हम क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें हम बात कर लेते हैं रेलवे की। रेलवे का बेनिफिट वर मोस्टली रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटिशर्स, यानी कि जो ज़्यादातर रेलवे का बेनिफिट था वो किसके लिए था, ब्रिटिशर्स के लिए था। फिर भी जो है इंट्रोड्यूस तो किया था उन्होंने, इसलिए हमारी इकोनॉमी के लिए वो बाद में तो यूज़ हुआ था। फिर रोडवेज primarily saved द इंटरेक्ट ऑफ मोबिलिटी, द आर्मी शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि थोड़ा बहुत यूज़ किया जाता था कि रॉ मटेरियल को किसी और कंट्री में शिफ्ट करने के लिए। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी कि पानी वगैरह और हवा वगैरह का ट्रांसपोर्ट अच्छा था। कम्युनिकेशन पार्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, यानी कि मोबाइल्स वगैरह का इंट्रोडक्शन की बात की गई है यहाँ पर। द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ वॉज इंट्रोड्यूस एट द हाई कॉस्ट टू द सर्व टू द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि थोड़े बहुत जो रिस्ट्रिक्शन थे वो इस चीज़ में नहीं थे, बट इनके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट ली जाती थी इंडियन वाले लोगों से, ताकि वो इन सब का यूज़ कर सकते, लाइक रेलवे, टेलीकम्युनिकेशन वगैरह। अब जो हमारी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, यानी कि जो हमारी इकोनॉमी के लिए हेल्पफुल रहा। सबसे पहला जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है वो इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, क्योंकि रेलवे का इस्तेमाल हम आज भी करते हैं। ब्रिटिशर्स से अगर रेलवे ओपन नहीं किया होता तो शायद इंडियन की इकोनॉमी जो है उसको टाइम लग जाता है अपना रेलवे बनाने के लिए। इसलिए सबसे पहला पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या है कि उन्होंने रेलवे का इंट्रोडक्शन कर दिया।
कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर लोग पहले क्या करते थे, सिर्फ सेल्फ रिलायंट करते थे, खुद के लिए करते थे। पर जो ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने क्या हेल्प की कि एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज कर दिया, यानी कि लोग अब अपने अलावा बेचने के लिए भी सोचने लग गए थे। अगर वो नहीं करते तो फिर इंडिया सेल्फ रिलायंट ही रह जाता, खुद के लिए ही हमेशा बनाता। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि पैसे का इंट्रोडक्शन किया, बार्टर सिस्टम को रिमूव किया। इफेक्टिव सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो हर काम को चलाने का तरीका था वो ज़्यादा अच्छा बना सके। तो ये सारे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को दिए। तो ये हमारी पूरे चैप्टर था इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, यहीं पर ये ख़त्म होता है। ये सारे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, यानी कि जो हमारी हेल्प की है। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।